इंसान की सबसे बड़ी मसरूफियत रोजगार है। लोग जिंदगी का बेशतर हिस्सा किसी न किसी रोजगार से वाबस्ता होकर गुजारते हैं। रोजगार के बाद दीगर जरूरी कामों से फारिग होकर भी जो वक्त बचता है उसमें अक्सर लोग कोई न कोई मशगला इख्तियार करते हैं। पाकिस्तानी भी मशागिल इख्तियार करने में किसी से कम नहीं। जदीदियत के इस दौर में नए नए मशागिल तो इख्तियार करते ही हैं, तारीख और तारीखी वाक़यात से जुड़े ऐसे मशागिल भी अपनाए हुए हैं जिनसे इनका शौक भी पूरा होता है और किसी हद तक तारीख भी महफूज होती है। डाक टिकट, सिक्के और करेंसी नोट जमा करना भी इन्हीं मशागिल में से है। इरफान अहमद अंसारी भी ऐसे लोगों में से एक हैं जो पेशे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, लेकिन इन्हें पुरानी चीजें और डाक टिकट वगैरह जमा करने का बेहद शौक है। जब स्टैम्प्स निकलना शुरू हुई तो लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुई और उन्होंने जमा की। उस ज़माने में ये कहते थे जितनी पुरानी स्टैम्प होती है उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। इससे आपको सारे मुल्क का नॉलेज मिलता है। फ़र्ज़ करो पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान में तकरीबन 1300 प्लस स्टैम्प्स बनी हैं 1947 से, और वो स्टैम्प्स जो हैं अब 1947 में 25 रुपये वाली भी स्टैम्प थी, आज उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हज़ारों में है। पहली दुनिया की स्टैम्प जो है वो बरतानिया में बनी थी जिसका नाम था पेनी ब्लैक। ये कैसे शुरू हुआ? उस ज़माने में, उससे पहले मकसद अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है तो आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो उसके बड़े पैसे लगते थे। वजह ये थी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा वीक था उस ज़माने में, और लोग बेचारे जहाज़ वगैरह तो थे नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का। तो इसी ज़माने में एक मिस्टर हिल थे, उनके जहन में आया कि क्यों न ऐसा करें कि जिससे मतलब कि पैसे भी कम हो और जो भेजता है उसी को ही भेजना चाहिए, पेमेंट करनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि उसने ये स्टैम्प निकाली, और उस ज़माने में इसकी जो वैल्यू थी वो 1 पेनी थी, और इससे वो मशहूर हुई स्टैम्प पेनी ब्लैक। कुछ फर्स्ट डे कवर्स हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बोला कि आपको नमूने के तौर पे दिखा दूँ। ये अयूब खान के ज़माने के हैं पुराने, ये 1957 के हैं, और वगैरह वगैरह, ये सारे पुराने। ये पाकिस्तान की ऐसी, ये बस उसी दिन बनते हैं जिस दिन स्टैम्प लॉन्च होती है। ये कैटलॉग है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो एक एक स्टैम्प का, अब ये अमेरिका का कैटलॉग है, तो ऐसे भी कैटलॉग्स हैं जहाँ पे सारी दुनिया के कैटलॉग्स में सारी दुनिया के ममालिक का होता है। इसमें इनकी प्राइस है, अब जैसे देखें ये है, एक स्टैम्प जो है ये है $12,500 का। किस ज़माने में बॉम्बे हमारा होता था कैपिटल, और सिंध ने स्टैम्प्स निकाली थी, सिंध डाक। वो अगर कलेक्टर्स जाएंगे कैटलॉग में तो अभी वो मेरे ख्याल में 7 से 15 लाख तक एक स्टैम्प है। डॉक्टर इरफान के पास स्टैम्प्स का एक वसी खजाना मौजूद है, जिनमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक के नायाब स्टैम्प्स भी शामिल हैं। दुनिया में तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्टैम्प्स बनी हैं, 1.5 लाख, और इतनी स्टैम्प्स जमा करना तो नामुमकिन है। तो फिर हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, और मैं बड़े खुशी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कलेक्शन जो है वो तकरीबन 1300 यूज्ड हैं, 1300 अनयूज्ड हैं, और उसमें से 2300 के 2400 बल्कि मेरे पास हैं स्टैम्प्स। डॉक्टर साहब इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई भी मशगला नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखता है। उनकी नज़र में डाक टिकट जमा करना भी एक सेहतमंद सरगर्मी है, जिसे अपनाकर नौजवान बहुत से बुरे कामों से बचे रहते हैं। स्टैम्प्स कई तरह के होते हैं, कुछ साइज में छोटे होते हैं तो कोई अपने मयारी साइज से बड़े। इन स्टैम्प्स पर मखसूस तस्वीर बनी होती है। स्टैम्प्स जमा करने का शौक रखने वाले अपने अपने मिजाज के मुताबिक इन स्टैम्प्स को जमा करते हैं। कोई जानवरों की तस्वीर वाले टिकट रखता है तो कोई मशहूर शख्सियात की तस्वीर वाले, और कोई तो खास मौके पर जारी होने वाले डाक टिकट्स इकट्ठा करने को अपना मशगला बनाए हुए है। आप देखेंगे बर्ड्स और एनिमल्स की स्टैम्प कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
यह है नफीस अहदम अंसारी। इन साहब के पास स्टैम्प्स के अलावा तारीखी सिक्कों और करेंसी नोटों का भी वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। इनका ये ज़ख़ीरा इस कदर हो गया है कि इनका ये शौक़ मशगले से बढ़कर अब कारोबार बन गया है। बाय प्रोफेशन तो मैं कंप्यूटर हार्डवेयर से ताल्लुक़ था मेरा, लेकिन ये क्योंकि शौक़ तो बचपन से था स्कूल के ज़माने से, लेकिन मैच्योरिटी आई इसमें तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद। बहुत सारे इवेंट्स में भी हमारे स्टैम्प निकले हुए हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के ऊपर निकाला था ये 1982 में, तो ये 2 स्टैम्प्स का सेट निकाला था। इस पे चैंपियन ट्रॉफी भी डिपिक्ट है और जितनी कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था उनके फ्लैग भी इस पे दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह जो है जानशेर खान के ने जो टाइटल जीते थे उसके ऊपर भी एक स्टैम्प निकाली थी जानशेर खान के ऊपर, और इसके बाद जो है वर्ल्ड कप के ऊपर भी निकाली थी। सारी थी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है हर कंट्री तकरीबन निकालती है। पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत शीट्स निकाली थी हमारे फाइटर्स प्लेन्स के ऊपर 1987 में। इस तरह से एनिमल्स के ऊपर भी हमारे स्टैम्प निकले हुए हैं, जैसे ये निकला हुआ मारखोर के ऊपर। इस तरह पर्सनैलिटीज़ पे भी निकले हुए हैं, जैसे कायद-ए-आज़म सर सैयद खान, जितने भी पायनर ऑफ फ्रीडम्स हैं उनके ऊपर भी पर्सनैलिटीज़ पे उन्होंने स्टैम्प्स निकाले हुए हैं। इस तरह से जितनी भी हॉबीज़ आप देख लेंगे, कोई भी देख लें, फिल्में देखना या आप उसमें वेस्ट कर रहे होते हैं, वक्ती इंजॉयमेंट होती है लेकिन पैसा वेस्ट हो रहा होता है। ये वाहिद हॉबी ऐसी है जिसमें पैसा वेस्ट नहीं हो रहा होता, इन्वेस्ट हो रहा होता है। पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत स्टैम्प निकली थी, गोल्डन के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसमें वाहिद स्टैम्प है पाकिस्तान की जिसमें गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। बाकायदा इसमें लिखे हुए है कि 23 कैरेट गोल्ड पाउडर इशूड इन ओकेशन ऑफ 100th एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ कायद-ए-आज़म, इसके ऊपर ही निकाली थी और इन्होंने इसके अंदर गोल्ड का पाउडर यूज़ किया हुआ है बाकायदा। करेंसी नोटों, सिक्कों और डाक टिकट्स को महफूज करने के लिए इन्हें मखसूस किस्म के एल्बम्स और फ्रेम्स में रखा जाता है ताकि ये तारीखी चीज़ें वक्त की धुंध में गुम ना हो जाएं। स्टैम्प की पोजीशन ये, एक तो आप उसको हैंडल सही करें कि ऐसा नहीं हाथों से हैंडल करें तो उसमें पसीना मॉइस्चर आएगा तो उस पर डेफिनेट पीछे स्टेंड आएगा ब्राउन कलर का, वो आपका मॉइस्चर रह जाएगा, कुछ अर्से में ब्राउन हो जाएगा पीछे, तो उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। इसी तरह आप ट्यूज़र यूज़ करें। उसके अलावा आप उसको प्रॉपर माउंट्स में रखें। ब्लैक कलर के माउंट्स आते हैं, जर्मनी की कंपनीज बनाती हैं। स्टैम्प्स कलेक्टर के लिए कुछ एसेसरीज बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे ट्विज़र हो गया या मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया और प्रॉपर एल्बम्स हो गई, ताकि उसको स्टैम्प्स लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्टैम्प्स ख़राब ना हो। तो ट्यूज़र और मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत काम आते हैं इसमें, सिर्फ ये कंट्री नेम पढ़ने के लिए, डिनोमिनेशन पढ़ने के लिए। और इसमें आपने देखा है मैंने यूज़ किए हुए इसके माउंट्स यूज़ किए हुए हर स्टैम्प पे, प्लास्टिक का माउंट भी यूज़ किया हुआ है ताकि बिल्कुल ही वो ख़राब होने से बच जाए। अगर थोड़ा बहुत कोई मॉइस्चर आ गया तो भी डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। स्टैम्प्स, कॉइन और बैंक नोट्स, इन सब में जो इस वक्त डिफ़िकल्ट है वो बैंक नोट्स है, कि बैंक नोट्स को हैंडल करना मुश्किल है। पेपर जो है मौसम के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट के ख़राब होता चला जाता है, उस पर असरात आते हैं क्लाइमेट के। कॉइन फिर भी मेटल है तो वो बच जाते हैं काफ़ी हद तक, और इसलिए पेपर फट भी जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। नफीस साहब के पास मुगलिया दौर के बेशुमार सिक्के भी मौजूद हैं। ये मुगल कॉइन्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है और बहुत कम अवेलेबल होती है। इसमें मेरे पास जो है जहांगीर बादशाह के कॉइन है और इसमें मिंट भी पड़ी जाएगी आपको बाकायदा। ये कश्मीर मिंट है, इसी तरह जहांगीर की जो है ठट्टा मिंट है, इसके बाद जो है जहांगीर की ये लाहौर मिंट है। मुगल कॉइन में जो है अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, इनके कॉइन्स अच्छे एक्टिव और वो बड़े रीडेबल होते हैं। आप भी उसको देखेंगे तो थोड़ी सी कोशिश कर आपको पढ़ने में आ जाएगा कि जहांगीर का कॉइन है। फिर ये कि आपको उसकी मिंट पता चल जाएगी कि ये मुल्तान मिंट है या ये कहते हैं लाहौर मिंट है, तो वो लिखाई उसकी बड़ी कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत होती है। और अकबर के गोल्ड कॉइन्स हैं और कुछ इसके बाद अकबर के चौकोर कॉइन्स भी। अकबर के 2 तरह के कॉइन्स आते थे, चौकोर भी आते थे और गोल्ड, लेकिन दोनों ये डिनोमिनेशन एक ही होती थी, 1 रुपये की। इसके बाद ये अकबर की अठन्नी लगी हुई है, छोटी होती थी, वेट में कम होती है। ये 11.6 ग्राम के होते हैं जो रुपीज़ होते हैं। अठन्नी जो होती है तकरीबन 6.5, 7, 8 ग्राम की होती है, तो वो कम वेट की होती है। लेकिन एक बात बता दूं कि अठन्नियाँ कम अवेलेबल होती हैं, इसलिए ये मिलती भी कम है और एक्सपेंसिव भी होती है रुपए के मुकाबले में। देखिए बेस तो मेरा स्टैम्प ही था, मैंने स्टार्ट स्टैम्प से ही किया था, स्टैम्प कलेक्टिंग से, फिर कॉइन में आया, फिर बैंक नोट्स में आया। लेकिन और ये मेरे पास सारी चीज़ें तकरीबन पाकिस्तान तो कंप्लीट है और वर्ल्ड के भी काफ़ी कलेक्शंस हैं। लेकिन मेरा मेन जो शौक़ है इस वक्त वो पाकिस्तान के करेंसी नोट्स पे है कि मैं उसमें स्पेशलाइज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं स्पेसिमेन भी ढूंढ रहा हूँ, उसमें रिप्लेसमेंट्स भी ढूंढ रहा हूँ, उसमें एरर वैराइटीज़ भी ढूंढ रहा हूँ, इस तरह की। इन साहब के पास बहुत से ममालिक के करेंसी नोट मौजूद हैं जो एक मुद्दत पहले बंद हो चुके हैं। करेंसी नोट्स के कलेक्शन भी वही है कि शुरू में ओवर प्रिंट पाकिस्तान, इंडिया के नोट पे पाकिस्तान ओवर प्रिंट किया गया 1947 में। उसके बाद हमारा पहला नोट जो निकला वो ग्रीन, विक्टर कर्नल ग्रीन और विक्टर कर्नल ब्लू, ये 2 नोट उसके बाद हमारे पास। और ये मैंने स्पेशलाइज़ करना चाहा इसको कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, 3 नोट लगे हुए एक की जगह के मुख्तलिफ डिजिट के हिसाब से। इसके बाद ये सिंगल डिजिट विक्टर ब्लू
उसके बाद फिर अब्दुल कादिर आ गए, फिर अब्दुल कादिर ब्लू आ गए, फिर गुलाम इस्ताक खान। अब ये नोट हल्की कंडीशन में इसलिए कि बहुत रेयर नोट है, ये सिंगल अल्फ़ाबेट में मिलना बहुत ही नायाब है। बहुत खूबसूरत नोट था हमारा, 2 रुपये जाहिद हुसैन के सिग्नेचर थे, और ये भी स्टेट बैंक के गवर्नर रह चुके हैं जाहिद हुसैन। एक ये बहुत रेयर नोट है पहला वाला कि इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, ये विदाउट अल्फ़ाबेट कहलाता है, विदाउट प्रीफिक्स। ये बहुत नायाब नोट है, कम लोगों के कलेक्शन में दिखता है नोट। इन पे अल्लामा इकबाल का टॉम डिपिक्ट किया हुआ है 1 रुपये वाले नोटों पर। पहले 10 रियाल का था, उसके बाद ये पहला नोट है इनका 1 रियाल का और 10 रियाल का। और इसमें ये खुसूसियत कि इसमें भी 4 ज़बानों में इन्होंने लिखा था, जैसे हमारे एक नोट में लिखा, इसमें भी इसमें 4 ज़बानों में लिखा हुआ है। नफीस साहब इन सब चीज़ों को अपना ख़जाना करार देते हैं और हर साल मुख्तलिफ ममालिक में इस ख़जाने की नुमाइश भी करते हैं। बाहर मैं गया था थाईलैंड एग्जीबिशन में, हांगकांग में गया था। हांगकांग में सिर्फ एक ही बिल्डिंग में 50 दुकानें थी इसकी, स्टैम्प्स, कॉइन्स, बैंक नोट्स, टेलीफोन कार्ड्स। इनके पास कुछ सोने चांदी के ऐसे नायाब सिक्के मौजूद हैं जो शायद किसी और शौकीन के पास मौजूद ना हो। कॉइन्स में भी यही है कि कॉइन्स मेरे पास 1947 से अब तक कंप्लीट है। इसके अलावा मेरा कॉइन में सिल्वर का सेट भी कंप्लीट है, गोल्ड का भी कंप्लीट है। पाकिस्तान में गोल्ड भी निकले थे और सिल्वर भी निकले थे कॉइन में, ये बहुत कम लोगों को पता है गोल्ड और सिल्वर का। जैसे स्टैम्प्स में तो हमारे सिर्फ एक स्टैम्प गोल्ड की बनी थी, लेकिन सिक्कों में अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़े से हम आगे बढ़े और चांदी के तकरीबन 5 कॉइन्स बनाए और सोने के 4 कॉइन्स बनाए। तो चांदी के 4 जो है वो 100 रुपये वाले थे और एक 150 रुपये वाला था मगरमच्छ का कॉइन, और सोने में जो है 2 कॉइन 500 रुपये वाले थे, एक 1000 वाली डिनोमिनेशन का था और एक 3000 वाली। ये 5 कॉइन्स जो है चांदी के हैं, जिसमें ये 150 वाला एक कॉइन था मगरमच्छ थीम पे, यानी वाइल्ड लाइफ थीम पे था ये। इसके अलावा जो है ये मॉन्यूमेंट्स पे था हमारा समिट मीनार लाहौर, इसके अलावा लामा इकबाल और कायद आज़म, और दूसरा ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ पे था ट्रोगोपॉन के ऊपर था। ये 5 कॉइन्स इशू हुए थे, 400 वाले, एक 150 वाला। और गोल्ड के जो इशू हुए थे उसमें भी जो है एक हमारा वाइल्ड लाइफ थीम पे था, सबसे महंगा जो कॉइन था 3000 डिनोमिनेशन का, वो वाइल्ड लाइफ थीम पे था, और बाकी 2 कायद आज़म और लामा इकबाल और एक मॉन्यूमेंट्स पे समिट मीनार। कॉइन्स का मसला ये कि कॉइन्स और बैंक नोट थोड़ा सा दोनों को रिलेट करूँगा कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आम आदमी को भी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि पैसा है वो यूज़ हुआ है, यूज़ करा है किसी ने, तो उसमें ये होता है कि यार ये मैंने बचपन में चलाया था, ये रुपया जो ये करेंसी मैंने बचपन में चलाई थी या मैंने वालिद साहब के देखी थी, तो उससे एक अट्रैक्शन होती है। आइए अब हम आपको रिजवान साहब से मिलवाते हैं, जिनका शौक सबसे निराला है। रिजवान साहब का शौक है अंग्रेज दौर में कराची से भेजे गए खतूत के लिफाफे जमा करना। 25 साल से स्टैम्प वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम पोस्टमार्क ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जिसके अंदर टोटल स्लोगन्स और जितने भी स्पेशल कैंसिलेशन और पोस्टमार्क निकले हैं वो हमने पब्लिश किए हैं, उसको लिस्टिंग किया। उसमें यह है कि कराची के जो फर्स्ट कैंसिलेशन थी जो अभी तक नॉन है, जिसकी स्पेलिंग जो थी डिफरेंट थी, KRATCH के नाम थी। फिर इसके बाद एक दूसरी कैंसिलेशन जो यूज़ हुई जिसमें भी कराची का नाम कराची होता था। इसके बाद फाइनली जो अब जो नाम यूज़ हो रहा है कराची, उसकी स्पेलिंग के नाम से पोस्टमार्क हुई है। कराची की हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पे मेल सिस्टम जो है 1840 के अंदर इस्तेमाल शुरू हो गया, बिफोर फर्स्ट स्टैम्प्स। तो इसलिए मैंने कराची को फोकस किया था, और इनिशियली तो मेरे पास इतने पुराने कैंसिलेशन नहीं होते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ मैंने इसको सर्च किया और ढूंढा और फिर ख़रीदा कुछ। इसी तरह से ये बनता गया एग्जिबिट में रही। रिजवान साहब की इस कलेक्शन को 4 चांद लग जाते हैं जब जिक्र आता है पोस्ट कार्ड्स का। इन पोस्ट कार्ड को देखकर माजी के खूबसूरत कराची की झलक दिखाई देती है। पुराने जो पोस्ट कार्ड हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो फील करते हैं कि ये कराची इतना खूबसूरत शहर होता था, जिसके अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी जो ब्रिटिश एम्पायर और उन्होंने बनाई थी, तो उसकी खूबसूरती दिखाई गई। पहले का एम्प्रेस मार्केट देख लें आप, और अब वहाँ की जगह देख लें तो आपको डिफरेंट बहुत नज़र आएगा। इसी तरह से फ्रिया हॉल आप पहले का देखेंगे और आपका फ्रिया हॉल देखेंगे, बिल्डिंग तो वही होगी लेकिन सराउंडिंग एरिया काफ़ी चेंज हो गया, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा। दुनिया के हर बड़े डाकखाने में एक फिलिटेलिक ब्यूरो होता है जो इस मशगले को अपनाने वाले नए और पुराने शौकीनों को दुनिया भर के डाक टिकट जमा करने में मदद फराहम करता है। कलेक्टर्स को जो डिमांड होती है इनकी, जो लोग शौक़ रखते हैं वहाँ पे डाक टिकटों को जमा करने का, ये पूरी दुनिया में चल रहा होता है। तो इन्हीं इशू जो है वो सप्लाई होता है हमारे पास कंट्रोल ऑफ स्टैम्प्स, तो वहाँ पे सारी टिकटों का काम होता है, वो प्रिंटिंग होती है वहाँ पे। प्रिंटिंग होने के बाद जो डिमांड होती है
जो एग्जीबिशन वगैरह जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनकी डिमांड होती है कि इतने आपने इतने तादाद में टिकट छापने हैं उसको, तो वो उसी हिसाब से एक ही दफ़ा जो है ना छपता है वो, और फिर उसके बाद वो सप्लाई हो जाता है फिलाटेलिक ब्यूरो को। कम्युनिटी स्टैम्प जो है ना वो स्पेशल ओकेजन पे ही प्रिंट होता है। 2016 में अब्दुल सत्तार एधी के नाम से भी एक डाक टिकट छपी थी। कराची के ग्रैंड पोस्ट ऑफिस में भी एक फिलाटेलिक ब्यूरो कायम है। फॉरनर अकाउंट्स यहाँ पे हमारे पास खुले हुए हैं, उनके यहाँ पे मोर देन 100 हैं वो, और उनके अकाउंट में पैसे मौजूद होते हैं। जब नया इशू आता है तो उनकी डिमांड उस पर लिखी हुई होती है, पहले से उन्होंने मेंशन करी कि हमें ये चीज़ें भेजा करें, तो जब नया इशू आता है तो उनको वो सेंड कर देते हैं। नया इशू जो आता है हमारे पास, उसके अंदर स्टैम्प्स होते हैं, FDC होते हैं, लीफलेट होते हैं और सोवेनियर शीट भी होती है किसी किसी में। सर ये लीफलेट है, इसके अंदर सारी इसकी डिटेल लिखी हुई होती है, कितना इसमें स्टैम्प कितनी तादाद में हमारे प्रिंट हुए हैं, कितनी लीफलेट हुए हैं, उसकी कीमत लिखी हुई होती है। कैंसिलेशन हमारी सर ये होती है, हर इशू के साथ कैंसिलेशन भी होती है। कैंसिलेशन के लिए स्टैम्प्स हमें दी जाती है, जिससे हम उसको कैंसिल करते हैं, ये आप देख रहे हैं। डाक टिकट, करेंसी नोट और सिक्के जमा करना ऐसा मुनफरिद मशगला है जो तारीख से जुड़े रहने में मददगार साबित होता है। गो के ये एक महंगा शौक है, लेकिन ये मशगला हर शौकीन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनाता है। पाकिस्तान में भी ये शौक बहुत से लोगों में बदरजा अतम मौजूद है। ये मशगला साल साल से अख्तियार किया जाता रहा है और आगे भी इस मशगले के शौकीन इससे अपनी तस्कीन करते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।